हुआ ऐसा कि जब एक छोटे गरीब बच्चे को देखा, उत्तरकाशी में एक जगह है अच्छा। रामलीला मैदान, और हंसते हंसते जो फांसी पर चढ़ गए, आखिर वो लड़की कौन थे? और भरी जवानी में जो फांसी के फंदों पर झूम गए, कि भरी जवानी में जो फांसी के फंदों पर झूम गए, और वंदे मातरम कहकर जो रस्सी को ही चूम गए। यथार्थ प्रतिबिंब, इसको बुनने में क्या मतलब 19 ही कहानी क्यों है इसमें, कम क्यों नहीं? 10 कहानी भी हो सकते थे। सर 19 कहानियाँ इसलिए सर हाँ। कि तुम्हारी उम्र के युवा हैं वो यही कहते हैं कि मैं एनजीओ वाले वो NGO वाले। तो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो दरअसल 5 बजे के बाद ही सोचते हैं। अच्छा, तो आप लेखन के क्षेत्र में आए तो आपको लगता है कि आपको उत्तराखंड के साहित्यकारों से परिचय करना चाहिए आपका? जी सर, उत्तराखंड कब से करेंगे? अब करेंगे, है ना? जी जी। तो अब आप उत्तराखंड के साहित्यकारों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा साहित्य की को लेकर हमारे साथ आज एक ऐसा युवा साहित्यकार है जिनकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारा साहित्य उन्होंने नहीं रचा, लेकिन उनकी साहित्य की चर्चा है। युवा लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है, और उनकी चर्चा हो क्यों नहीं, क्योंकि लंबी रेस उन्होंने ही मारनी है। ऐसे नौजवान साहित्यकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। गंगा बोगना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। पहली बार आपने कहीं इंटरव्यू दिया? सर पहली बार। परीक्षा के लिए, नौकरी करने के लिए? सर परीक्षा के लिए। अच्छा, तो ये इंटरव्यू नहीं, एक्चुअली हम बातचीत करेंगे, है ना? तो कैसे लग रहा है आपको कि मेरे से कोई बातचीत कर रहा है? सर अच्छा लग रहा है, और जब मैं कभी सोचता था कि जब किताबें लिखूंगा तो उसके बाद मतलब मुझे समाज से मतलब क्या मिलेगा मतलब रिटर्न में, तो मुझे लगता है कि जो पहली किस्त वो आपने मुझे एक इंटरव्यू के रूप में दे दी, बातचीत के रूप में दे दी। अच्छा, ये बताओ आज क्या लिखा आपने अब तक? कब से शुरुआत की है लिखने की? मैंने 2017 से लिखना शुरू किया। हाँ जी। और 2018 में मेरी पहली पुस्तक आई सत्य दर्पण। सत्य दर्पण। और मैं चाहता था कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसको पढ़कर हर वर्ग के पाठक को लगे कि ये मेरे लिए है। बच्चे को भी लगे, बूढ़े को भी लगे, स्त्री को भी लगे, पुरुष को लगे, और जिस पर अत्याचार हो रहा है उसको भी लगे, और जो अत्याचार कर रहा है उसको भी लगे कि जो लिखा है ये मेरे लिए लिखा है। इसलिए मैंने उस पुस्तक का नाम सत्य दर्पण लिखा। वो कहानियाँ हैं क्या? वो काव्य संग्रह है मेरा। अच्छा, कविताएं हैं। अच्छा। तो कितनी कविताएं हैं उसमें? सर उसमें 35 के आसपास कविताएं हैं। और उसमें मैंने प्रयास किया है कि समाज के हर वर्ग को उस 35 कविताओं में संजोया जाए, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो अब धीरे धीरे उसकी सीरीज निकालेंगे सर। जो कुछ लोग छूट गए हैं, कुछ मुद्दे छूट गए हैं जिनकी पैरवी नहीं हो पाई, तो उनकी पैरवी करने के लिए उसकी कुछ सीरीज निकालेंगे। तो मतलब मुद्दों पे लिखेंगे? मुद्दे पे लिखेंगे। तो लोग, सरकार तो नाराज रहेगी आपसे फिर? लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि सरकार नाराज रहे, सरकार खुश न रहे। लोग कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और मैं मानता हूँ कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे आप जैसे अनुभवी। तो फिर उन अनुभवों को लेकर मैं काम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब काम होगा तो पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, तर्क भी होगा, वितर्क भी होगा, तो मैं उसको दरकिनार रख के काम करना चाहता हूँ बिना किसी दबाव के। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी मैंने एक कविता लिखी जिससे उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती थी, उनके कुछ लोग नाराज़ हो गए, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि हम नाराज़ नहीं होंगे। आप सुना सकते उसको, आप सुना सकते हैं, हम नहीं होंगे नाराज़। उसका भी जिक्र करेंगे। तो जैसा आपने पूछा कि मतलब सरकार नाराज़ हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है सरकार तो हर 5 साल में बदलेगी, लेकिन एक कवि जब तक जीवन रहेगा उसके बाद भी उसकी रचनाएं पढ़ी जाएगी समाज में। तो मैं उस विचारधारा को लेकर काम कर रहा हूँ। जैसे प्रेमचंद्र जी को गए हुए एक वो हो गया, अरसा हो गया। तो लेकिन जब तक जीवन रहेगा, जब तक साहित्य रहेगा, जब तक किताबें रहेगी, जब तक पठन पाठन का कार्यक्रम रहेगा, तब तक प्रेमचंद जी की रचनाएं रहेगी, उनका संदेश रहेगा। तो मैं इसी विचारधारा को आगे लेकर काम करना चाहता हूँ। 35 कविताएं बहुत होती है यार। जी जी, एकदम लिख डाली? एकदम से भी नहीं, जो चीज़ देखी तुरंत 4 लाइन लिख दी। कैसे मतलब कैसे बुना उसको जरा एक कहानी के रूप में बता दो जरा। बुना ऐसा है 35 बहुत होते हैं ना? 35 करके हुआ ऐसा कि जब एक छोटे गरीब बच्चे को देखा, उत्तरकाशी में एक जगह है। अच्छा। रामलीला मैदान। अच्छा। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं 2009 से 2016 तक कोई ऐसा वर्ष नहीं था, कोई ऐसे तिमास के आसपास नहीं था जब मैं कार्यक्रम में नहीं जाता था। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने मुझे 16 बार कार्यक्रम में आमंत्रित किया है उस समय जब मैं स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। मैं पढ़ाई से बहुत ये रहा, मतलब पढ़ाई मेरे लिए कभी रहा नहीं वैसे। मेरा मतलब मैं हमेशा साहित्य में रुचि लेता था, भाषण में रुचि लेता था। मैंने 26 बार राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग किया है, और 45 के आसपास राज्य स्तर में मैंने कार्यक्रम किए हैं। तो मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय कविताएं हो गई, वाद विवाद हो गया, भाषण हो गए। तो मैं जब जाता था कभी पौड़ी, कभी हल्द्वानी, कभी उधम सिंह नगर, तो मैं देखता था कि
कभी मैंने एक छोटे बच्चे को देख लिया तो फिर उसकी पीड़ा लग दी, कभी मैंने एक दर्जी को देख लिया तो फिर उस पर ही 4 लाइन लिख दी। अब लोगों को लगता है कि दर्जी सिर्फ कपड़े सिलने का काम कर रहा है। तो उसमें आपकी कविता संकलन में है दर्जी पे? और जी अच्छा। और अब मैंने किसी सरकारी कर्मचारी को ईमानदारी से काम करते हुए देख लिया तो उसको किताब का हिस्सा बना लिया। वहीं पे मैंने किसी बेईमान आदमी को जो सरकारी कर्मचारी है तो वो कैसे सिस्टम को अंदर अंदर दीमक की तरह खा रहा है तो उस पर तंज कस लिया। तो 2 कविता आपको सुनानी पड़ेगी। जी एक वो दर्जी वाली और एक जो सिस्टम पे दीमक की तरह लगा हुआ है। चाहिए जितनी भी याद है वो तो सुनानी अभी तो पड़ेगी। वो जो आप कह रहे थे मायावती वाली सुनाने को वो भी सुनाओ और वो 2 कविता और दर्जी वाली और वो जरूर सुनाने, क्योंकि वो सत्य दर्पण वाली जो तुम्हारा काव्य संकलन सत्य दर्पण वाली है उसमें है वो वाली। हाँ, तो वो सुनाइए आप, जिससे यूपी के लोग कुछ नाराज हो गए। दरअसल मसला ऐसा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है हाँ। उनको आतंकी बतलाया गया। अच्छा। हाँ, ये बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है। और वो उनको तो सांसद है इस समय। नहीं वो तो वो नहीं, जो हमारे क्रांतिकारी रहे। अच्छा, उन पर एक पूर्व के कहा गया। अच्छा, आजाद भारत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बना। और डॉक्टर हरिओम पवार है, मुझे लगता है कि भारत के नहीं विश्व के सबसे बेहतरीन कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि। तो उन्होंने कहा कि भले लोग मुझसे नाराज हो जाए लेकिन मैं तो जहाँ जाऊँगा ये चीज़ कहूँगा। अच्छा। तो उनसे मैं प्रेरित होकर मैंने कुछ लिखा है और वो इस प्रकार से है, अगर आप। हाँ बिल्कुल सुनाइए। और एक चीज़ हो रहा है कि कुछ लोग मुझसे बहस करते हैं कि आज़ादी सिर्फ किसी एक वर्ग ने, किसी एक समुदाय ने, किसी व्यक्ति विशेष ने लाई, तो मैं उसका खंडन करता हूँ। मुझे लगता है कि उनका योगदान था, लेकिन पीछे से कुछ ऐसे लोग थे जो पर्दे के पीछे थे, संगीतकार बन के उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन लोग उनका नाम तक नहीं जानते। लोगों को मतलब उनका नाम सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार नाम सुना हो। तो फिर मैंने क्या लिखा, वो 4 पंक्ति आपको सौंपता हूँ। बिल्कुल। कि आज़ादी अगर चरखे ने दिलाई तो वो लड़के कौन थे। अच्छा। कि आज़ादी अगर चरखे ने दिलाई तो लड़के कौन थे, और हंसते हंसते जो फांसी पर चढ़ गए आखिर वो लड़के कौन थे। और भरी जवानी में जो फांसी के फंदों पर झूम गए, कि भरी जवानी में जो फांसी के फंदों पर झूम गए, और वंदे मातरम कहकर जो रस्सी को ही चूम गए, और इंकलाब की झोली में जो शीश झुकाया करते थे, कि इंकलाब की झोली में जो शीश झुकाया करते थे, बात बात पर माटी पर मर मिट जाया करते थे। और जिन वीरों के नामों पर अब सूल दिखाई देती है, कि जिन वीरों के नामों पर अब सूल दिखाई देती है, राजनीति के गलियारों में सूल चुभाए जाते हैं, उन वीरों के नामों पर एक शाम बनाने आया हूँ, उनके कामों को मैं नमन कराने आया हूँ, उनके कामों को मैं नमन कराने आया हूँ। अब मायावती वाले प्रश्न पे आता हूँ कि राजनीति जब बिक जाती है सत्ता के गलियारों में, और सत्ता जब मिल जाती है नोट कुछ हजारों में, कि राजनीति जब बिक जाती है सत्ता के गलियारों में, और सत्ता जब मिल जाती है नोट कुछ हजारों में, अरे चंद्रशेखर जैसे वीरों के संघर्षों को भुला दिया जाता है, उनके संघर्षों के बदले उन्हें आतंकी बतलाया जाता है। और जिसने बचपन में ही कोड़ों को सहना सीख लिया, कि जिसने बचपन में ही कोड़ों को सहना सीख लिया, अपने उग्र शौर्य से जिसने गोरों के ही कूट दिया, और अपनी अंतिम गोली से जिसने खुद को अमर बलिदानी बना दिया, उस वीर चंद्रशेखर आजाद को हमने आज नमन किया। उस वीर चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद हमारे आदरणीय हैं पूरे देश के, और देश के लोग उनको याद करते हैं। हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल को कोई द्वेष हो जाए, वो उनके विचार उनसे न खाए, लेकिन भारत देश को आज़ाद कराने में सभी की अपनी हिस्सेदारी रही है। इस पे हम बहुत बाद में कभी दोबारा बहुत लंबी चर्चा करेंगे आपके साथ। सिस्टम में आपको ये सुना देता हूँ, मतलब समाज। हाँ ठीक है, सत्य दर्पण की कुछ भी सुना दीजिए आप। ठीक है, सत्य दर्पण की जो मतलब आपने भी, जो आपको याद है वो सुना दीजिए, एक 2 लाइनें। एक 2 लाइनें। और कि भगवे की तुम ताकत जानो, हिंदुत्व का मान रखो, माँ भारती पर संकट आया, संकट के तुम साथी बनो, अरे दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है तुम्हारी ही चौकट से, हंस रहा है खेल रहा है तुम्हारी यार से, देखो ये माटी कैद हुई अपने घर के जे चंदों से। क्या आदरणीय सर, कि देखो ये माटी कैद हुई अपने घर के जे चंदों से, भारत माता जकड़ चुकी है अपनों के ही फंदों से, और जय चंदों की स्टोली का मिटना बहुत जरूरी है। इस कलयुग में भी द्वापर युग के श्री कृष्ण का होना जरूरी है। इस कलयुग में भी द्वापर युग के श्री कृष्ण का होना जरूरी है। जब मैंने देखा कि आज हर शुक्रवार हर शनिवार को जब मैं खबरें पढ़ता था आपके चैनल पर भी, तो मुझे सुनने को मिलता था कि महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। तो फिर मैंने लिखा है कि माँ बेटी के तन पर जो नजर टिकाए बैठे हैं, कि माँ बेटी के तन पर जो नजर टिकाए बैठे हैं, दुशासन के जो भाई बन बैठे हैं, और भरी सभा में जिन्होंने द्रौपदी का चीर कर डाला, दुशासन की स्टोरी ने इस युग में जन्म ले डाला। अरे माटी के हैवानों का अंत बहुत जरूरी है, कि माटी के हैवानों का अंत बहुत जरूरी है, माँ कालियो चामुंडा का रूप बहुत जरूरी है, और झांसी की रानी का होना फिर से जरूरी है। पर जब दोबारा हम बैठेंगे तो दर्जी वाली में जरूर सुनना चाहेंगे
क्योंकि दर्जी एक ऐसा है, उसने आरएसएस के कपड़े भी सिले और उसने कांग्रेस के राष्ट्रीय सेवा दल के कपड़े भी सिले, उसने बाबा साहब के कपड़े भी सिले तो उसने ज्योतिबा फुले के कपड़े भी सिले, और उसने कोड़ी के कपड़े भी सिले तो IAS ऑफिसर के कपड़े भी सिले। तो उस दर्जी की कविता तो आप जरूर सुनना चाहेंगे, है ना। लेकिन आपने कम समय में 2018 में लिखना शुरू किया और ये 2024 है, यानी कि 6 साल के अंतराल में आपने क्या क्या साहित्य पढ़ा, थोड़ा उसकी चर्चा करना चाहेंगे। सर इन 6 सालों में जो मैंने करीब से पढ़ा है, हाँ, वो मैंने एक तो प्रेमचंद्र को पढ़ा है। ठीक है। सर मुझे लगता है कि प्रेमचंद्र की जो कहानियाँ हैं, उनके जो उपन्यास हैं, सर वो मतलब जब तक जीवन रहेगा किसी व्यक्ति का, वो उसको कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने मार्मिक उसका दिखाया है। उससे से प्रेरित होकर मैंने फिर अपनी रचनाओं को तो प्रेमचंद के साहित्य में आपको क्या, कौन सी ऐसी चीज़ जो जिससे आप इतनी इंस्पायर हुए, मतलब कि मुझे ये भी लिखना है, ऐसे कौन सा क्या था, वो उपन्यास था, कहानी थी, कौन सी कहानी थी या कोई कविता थी, कौन सी? क्या है कि 2 बैलों की कथा देख लीजिए आप। अच्छा। कि किस प्रकार से एक जीव, मतलब जो बोल नहीं पाता है, मतलब उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को किस प्रकार बयां किया गया है। आप गोदान को देख लीजिए, आप पंचतंत्र को देख लीजिए, उनकी वो कहानियाँ कुछ ना कुछ संदेश देती है। आज तक हमें ये लगता था कि प्रेरक पर्सन का मतलब होता है एक पेज की कहानी जो प्रेरक का काम करेगी, लेकिन उनकी कहानियों को, उनके उपन्यास को पढ़कर मुझे लगा कि सिर्फ एक पेज का ही प्रेरक पर्सन नहीं होता है। अगर आप 250 पेज का उपन्यास लिखो तो वो भी प्रेरक पर्सन का काम कर सकता है। क्या बात है। तो इसलिए मैंने उनको अपना आदर्श भी माना। तो आप प्रेमचंद को खूब पढ़ते हैं? सर प्रेमचंद तो बिल्कुल आप प्रेमचंद को पढ़िए। और अभी एक आपकी किताब आई है, ये सर 19 कहानियों पर 19 कहानियों का यथार्थ प्रतिबिंब। इसको बुनने में क्या, मतलब 19 कहानी क्यों है, इसमें कम क्यों नहीं, 10 कहानी भी हो सकते थे? सर 19 कहानियाँ इसलिए सर कि एक तो वास्तव में अगर मैं आपसे सरल भाषा में और वास्तविक भाषा में कहूँ तो वर्तमान जो समय है ना, वो कहते हैं कि जो नाम होता है किताब का, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। कई किताबें तो ऐसी हैं जो लोग, अगर उनको नाम पसंद नहीं आया और नाम में अगर जिज्ञासा नहीं है तो लोग अंदर पढ़ते भी नहीं है। अच्छा। इसलिए मुझे लगा कि 19 कहानियाँ रखी जाए और 19 कहानियों का यथार्थ प्रतिबिंब को। आपके पास 20 कहानियाँ थी? नहीं सर, मेरे पास तो थी तो 20। अच्छा। पर मैंने इसको 19 करा। एक मैंने छोड़ दी, तो मैं नए सत्र में उसमें जोड़ूंगा। अच्छा, मतलब 20 थी लेकिन इसमें आपने 19। और एक कहानी क्या है जो इसमें नहीं है? वो एक कहानी वो नाराज है आपसे कि आपने इसमें सम्मिलित उसको किनारे किया आपने। अब मैंने उस कहानी को छोड़ा, मैं बता दूं सर। मैंने उस कहानी को इसलिए छोड़ा कि मैं चाहता हूँ कि वो कहानी, उस पर पूरी किताब लिखी जाए। अच्छा। हाँ, उस कहानी पर एक किताब लिखी जाए। तो इसलिए ये दिमाग में आया कि 19 सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट लग रहा था कि 19 कहानियों के यथार्थ प्रतिबिंब। तो एक तो वो वजह थी। जो 20वीं वजह है सर, उसको मैंने अगली किताब के लिए पूरी किताब का वो टाइटल बन गया वो। अच्छा। वो उस कहानी का नाम क्या है सर? क्या बुनना चाहते हैं आप उसमें? उस कहानी में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव, मतलब हमारा समाज है, उस समाज में जो हमारे दलित लोग हैं, उनकी स्थिति जो पहले थी और जो मध्य समय में थी और जो अब है, वो किस प्रकार से, मतलब क्या क्या प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि बेहतर हो रही है, वो क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्योंकि हम लोग, दरअसल होता क्या है ना, हम लोग एसी वाले कमरे में बैठकर गांव में हवा की बात करते हैं, बिस्लेरी का पानी पीकर हम गांव में पानी बचाने की बात करते हैं, हम पिज्जा पेटीज खाकर गड़गोश की बात करते हैं, अपने चौलाई की, अपने मंडवे की बात करती हैं। तो फिर मैं इससे भिन्न हूँ। मुझे लगता है कि वास्तविक की बात की जाए और अपने आसपास की बात की जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में विश्वास करता हूँ। 4 साल में एक किताब लिखी जाए, लेकिन ऐसी लिखी जाए जो दर्पण का काम करे, जो यथार्थ प्रतिबिंब का काम करे, जो लोगों को ये दर्शन दे कि वास्तव में समाज में चल क्या रहा है। क्योंकि सर मैं भीड़ से हट के चलना पसंद करता हूँ, मतलब अकेले। जो कहानी को आप पूरा एक करना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड या पूरे देश की अनुसूचित जाति की स्थिति अब बेहतर हुई है, लेकिन जो बेहतर हुई है ना, उस बेहतर होने पे ईर्ष्या पैदा हुई लोगों में, वो है उस कहानी में कहीं कोई सीन? सर ऐसा शिकायतें आ रही, जैसे हम अखबार के या मीडिया की लाइन के लोग हैं कि जिसकी स्थिति सही हुई है उस फैमिली से फिर वो समाज, दूसरा समाज को बुरा लग रहा है कि आरक्षण नहीं होता तो इसको नहीं मिलती नौकरी, मुझे मिलती नौकरी। सर इस पर तो मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कहानी का हिस्सा तो होगा, कहानी का हिस्सा है। ये कहानी, ये भी आवाज़ उठ, समाज से उठ रही है। आप विश्वास मानिएगा, जब वो किताब आएगी 200 से 250 पेज के बीच में रखेंगे उसको, उसमें हर वो चीज़ होगी जो मतलब पाठक वास्तव में देखना चाहता है, जो मतलब उस वर्ग के लोगों पर आधारित है। तो मतलब अभी तो मतलब मैं उस पर टिप्पणी। इस आपकी किताब कहानी में एक कहानी में थी जी,
वो क्या है? मेथी एक पक्षी का छोटा बच्चा है। अच्छा। वो क्या करता है कि देखिए ना आप, मतलब आज तक आप और किताबों को देखिए, वहाँ पर आपको मतलब ऐसी कहानियाँ बहुत कम देखने को मिलेगी। इसलिए मतलब मैं चाहता था कि समाज का हर वर्ग जुड़े। ये भी समाज के वर्ग, हर वर्ग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष महिला। मुझे लगता है कि समाज के वर्ग में जीव जंतु भी आते हैं, इसलिए मैंने उनको भी स्थान दिया है। अच्छा। कि एक बच्ची है, अच्छा, वो अपने माता पिता के साथ बचपन में रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि घोंसला बनाना, खाना कहाँ से लाना है, पानी के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि इनके पास हमारे जैसे संसाधन नहीं है। कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अभी गर्मी पड़ गई तो तालाब सूख जाएंगे, तो अपने पास विकल्प होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मतलब रुचि नहीं लेती। तो उसके माता पिता क्या करते हैं कि कहते हैं कि सबक सिखाना बच्चे को, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्या करते हैं, उसको एक दिन खाली छोड़ देते हैं, मतलब चले जाते हैं सुबह 4 बजे उठ के, उसे छोड़ देते हैं, ना खाना है ना पीने कुछ, उसका घोंसला भी तोड़ देते हैं, अपना घोंसला आधा। अच्छा। तो वो बच्चा 1 दिन रहता है, 1.5 दिन रहता है, जब उसके पेट में कहते हैं ना कि भूख बढ़िया भोजन, पहले वो बहुत वो करता था कि नहीं ये सो, तो जो कहानी है कि वो जो वक्तव्य है कि भूख बढ़िया भोजन, वो यहाँ पर फिट बैठता है। फिर वो जब उसको समझ में आता है कि ना मम्मी है ना पिताजी हैं, तो वो क्या करता है कि खुद भोजन की तलाश में जाता है, खुद पानी की तलाश में जाता है। संघर्ष, इस बीच उसका संघर्ष कैसा रहा, उसने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या उसकी गतिविधियाँ रही, तो वो इसमें सम्मिलित है। मतलब तो फिर वो परिपक्व कैसे बनता है, वो घोंसला बनाना भी सीख जाता है, वो पानी की ढूंढ भी कर लेता है, वो भोजन की तलाश भी कर लेता है, वो आंधी तूफान से भी बच निकलता है। तो क्या संघर्ष रहा, क्या ऐसा रहा, वो मैंने इसमें 3 से 4 पेज का जोड़ा। और मैंने पहली शुरुआत उसी से की है, मैथ से की है। मुझे लगा कि इसको पहले इसमें जोड़ना चाहिए। अच्छा, और क्या कहानियाँ हैं इसमें? इसमें एक लड़के जो 19 में से कौन से आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये? एक सरू नाम की लड़की है। अच्छा। मैंने काल्पनिक पात्र माना है। अच्छा। सरू एक लड़की है, दरअसल मेरी मौसी का नाम, लड़की का नाम सरस्वती है। तो दरअसल मैं मानता हूँ कि पात्र अपने आसपास के लोग होने चाहिए, ताकि समझ अच्छी बन पाए। एक लड़की सरू है जो बाजार से गाँव आती है, और जब वो गाँव आती है तो देखती कि रोड नहीं है, देखती कि नेटवर्क नहीं है, देखती कि स्कूल नहीं है, और ये भी देखती है कि स्वास्थ्य संबंधित तो कुछ है ही नहीं। गांव में एक भाई है, उसको पैरासीटामोल और 2-3 दवाई दे रखी है जेडोस की, कि कुछ भी बीमारी हो तो उसने सिर्फ वही 2-3 गोली पकड़ानी है। तो वो सिस्टम को, वो शासन और प्रशासन को कैसे झकझोर देती है, कैसे उनको एक ही दिन में एक मंच पर लाकर कैसे गाँव का विकास करवाती है। तो वो संघर्ष मैंने इसमें दिखाया। और वो उसको देखा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सर एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थी उस समय। अच्छा। वो एक विद्यार्थी थी। जब वो गांव में आई, उसने स्थिति को देखा, परिस्थिति को देखा, फिर उसने चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया। वो चिंतन मनन मंथन के उपरांत वो स्वतः एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। क्योंकि मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता जन्म से कोई नहीं होता है, जब वो परिस्थिति को देखता है, जब वो स्थिति को देखता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है। तो आप मानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ कार्यकर्ता में अंतर मानते हैं? मैं मानता हूँ। आज की स्थिति क्या है कि अगर कोई कहता है कि मैं एनजीओ में काम करता हूँ, तो इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो वो अपना नौकरी कर रहा है, वो 9 से 5 है। जो व्यक्ति 9 से 5 बन गया वो कभी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो सकता मेरे दृष्टिकोण से। वो जो व्यक्ति रात को 2 बजे भी अगर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है ना, किसी भी समय, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। ये मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि तुम्हारी उम्र के बच्चे जो तुम्हारी उम्र के युवा हैं, वो यही कहते हैं कि मैं एनजीओ वाले। तो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो दरअसल 5 बजे के बाद ही सोचते हैं, और तब जाएंगे रात को, फिर बात करेंगे जब सब लोगों से, जब सब लोग घर आ जाते हैं। तो इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। आप उत्तराखंड के साहित्यकारों को जानते हैं क्या? जी सर, उत्तराखंड के साहित्य किस को जानते हैं सर? उत्तराखंड में जो मैं तो मतलब राष्ट्रीय स्तर, क्योंकि आप अब साहित्य में आ गए ना। जी। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचानते फिर किसको, आप किसको जानते हैं? मैं गढ़वाली की बात करूंगा, क्योंकि मैं गढ़वाली इसमें भी रुचि लेता हूं। हाँ, मतलब किसको जानते हैं? साहित्यकार की बात करें तो मैं मंचों की बात करता हूँ। तो जैसे नरेंद्र सिंह नेगी हो गए हमारे। अच्छा। लोग इनको गायक के रूप में लेते हैं। हाँ। लोगों को लगता है सिर्फ गायक हैं, लेकिन अगर आप देखें उनकी कविताओं को देखें, मतलब उनको तो सभी जानते हैं। इसके अलावा उनको छोड़ो को सभी जानते हैं। उत्तराखंड में बहुत धुरंधर साहित्यकार हैं जिनकी कहानियाँ अलग अलग राज्यों में पढ़ाई जाती हैं, जिनकी कविताएं अलग अलग राज्यों में पढ़ाई जाती है। रतन सिंह जौनसारी एक साहित्यकार था जिनकी कविताएं दून स्कूल में पढ़ाई गई, जहाँ राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और इस बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़े। मैं उस स्तर पर आता हूँ। अभी एक नाम है, शायद आप भी नहीं जानते, महावीर रवाल्टे जी से। हाँ। तो मैं महावीर रवाल्टे जी की बात करूँ तो एक जौन उस साइड की बात है, पुरोला मोरी वाली क्षेत्र के आते हैं। तो किस प्रकार से अपनी उस भाषा को, क्योंकि उनकी उनको पढ़ा आपने? जी सर, मैंने उनको सुना है, पढ़ा नहीं रूप से उतना। तो थैंक यू सो मच। और आप, मुझे विश्वास है कि जब आप साहित्य की ओर आपने ये अपना कदम बढ़ाया है। एक जाते जाते एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और बहुत ही प्रोफेशनल काम है और जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। जो फील्ड आपने ये चुना है, इसको आप भविष्य, इसको आप शौकिया करेंगे या इसको अपने इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं? सर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जो अभी कुछ ना दे, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ देगा।
आने वाले समय से मेरा तात्पर्य आमदनी से नहीं है। अच्छा। मेरा तात्पर्य ये है कि अभी अगर मैं जो कुछ लिखूंगा ना, हो सकता है 10-8 साल तक चर्चा का विषय उतना ना बने जिस स्तर का बनना चाहिए, धीरे धीरे बनेगा। लेकिन आने वाले, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले जो समय है मतलब, उसमें ये चीज़ मुझे लगता है कि हीरे का काम करने वाली है। अच्छा, तो आप लेखन के क्षेत्र में आए तो आपको लगता है कि आपको उत्तराखंड के साहित्यकारों से परिचय करना चाहिए आपका? जी सर, उत्तराखंड कब से करेंगे? अब करेंगे, है ना? जी जी। तो अब आप उत्तराखंड के साहित्यकारों से मिलेंगे, उनको आप अपने जो आपका लेखन की जो सामग्री उनको देंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कुछ आपको कहना है हमारे ऑडियंस को? ये कहना है कि मतलब एक आपको धन्यवाद देना है कि आपने मतलब इस लायक समझा कि, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो उत्तरकाशी का सीमांत क्षेत्र है। क्योंकि मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र हूँ। अगर मैं 1 किलोमीटर आगे जाऊँ तो सिर्फ टिहरी पड़ जाता है, और अगर इधर आऊँ तो उत्तरकाशी पड़, मैं मतलब सेंटर वहाँ पे हूँ, बॉर्डर पे। तो एक दूरस्थ क्षेत्र है धौतरी, उसमें गाजना जो पट्टी है उसमें मेरा क्षेत्र है दूरस्थ धनेटी। तो वहाँ पर रहने वाले मतलब युवा कवि को, मतलब लेखक को आपने सम्मान दिया कि देहरादून में बुला के आप। तुम बहुत खतरनाक लोग हो भाई। अब आप बताओ क्यों? क्यों बताओ क्यों? लाल घाटी। लाल घाटी एक जो आजकल गाना बड़ा हिट हो रहा है, वो भी तो तुम्हारे घाटी के लड़के ने लिखा, दीप दे सके है जी जी। है देश दीपक ने लिखा गाना जो सौरभ मैठानी ने गाया। मैं बिसलेरी वाली तुम पहाड़ों को रहवासी है। तो वो तो वही है, कमला राम नौटियाल बुआएंगे। अरे गाजना पट्टी वाले बहुत पहुंचे हुए हैं। तो खैर ये मजाक भी चलती रहेगी। साहित्य चर्चा पर हम आज मिले हैं गंगा बहुगुणा से, एकदम फ्रेश, एकदम युवा, जोश खरोश से भरा हुआ, और शब्दों के उसके पास बादल मंडरा रहे यूं, और वो अब उनको लाइन अप करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बस आज की बातचीत में इतना ही। अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे किसी और खास साहित्यकार से। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।